हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। एमसीक्यू करेंगे इसके, एमसीक्यू जो कि आपके झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम 1 to 5 एंड 6 to 8 इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं हम इसके। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नवाब मूल रूप से मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, लेकिन समय के साथ वे स्वतंत्र शासक बन गए। फैजाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के किस अन्य क्षेत्र पर अवध के नवाब का शासन था? ठीक है, पहले तो नवाब मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, उसके बाद में उन्होंने अपना राज्य स्वतंत्र शासन बना लिया। उसके बाद उन्हें बोला है कि जो अवध है वो अलग शासन बनाया गया था, अब अलग शासन बनाया गया था। तो फैजाबाद के अलावा उनके पास और कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन हमारे पास है मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद या बुंदेलखंड। आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, तो फैजाबाद तो था ही उनके पास, और उसके बाद में लखनऊ भी था। लखनऊ, तो लखनऊ भी अन्य क्षेत्र में आता है, जो कि मुगल मुगल जो अवध के साथ था। ठीक है, जो अवध शासन में था। और फैजाबाद की बात करें तो ये कैपिटल ऑफ अवध थी, कैपिटल ऑफ अवध। अवध एस्टैब्लिश कब हुआ, मतलब एक स्वतंत्र राज्य शासक कब बना? 1722 में बना। इसके अलावा अवध के कौन कौन से पार्ट आते हैं? लखनऊ आता है, फैजाबाद तो आता ही है, इसके बाद में बरेच, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, मिर्जापुर एंड प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये सारे आते हैं अवध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुअज्जम को शाही बेखबर किसने कहा? काफी खान, जुल्फकार खान, काबख्श या नूरजहां? आंसर इसका हो जाएगा काफी खान। मुअज्जम को काफी खान ने शाही बेखबर कहा था। और मुअज्जम इज ऑल्सो नोन एज बहादुर शाह। मुअज्जम कौन थे? बहादुर शाह थे, जिसको मुअज्जम भी बोला जाता था, और इनको काफी खान ने शाही बेखबर बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दक्कन के सरदेश मुखी को वसूलने का अधिकार देकर मराठों को चोट नहीं देकर सिखों और मराठों के बीच आत्मीयता बनाने की कोशिश की? आंसर ऑप्शंस हमारे पास है, जहादर शाह, मुअज्जम, अकबर या फारुखसियार। आंसर इसका हो जाएगा फारुखसियार। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, पहले चौथ और सरदेश। ठीक है, चौथ और सरदेश के बारे में देखते हैं कि चौथ क्या होता है। ये हम चौथ होता है 1/4 ऑफ द रिवेन्यू, जो रिवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसका 1/4 वो रखेंगे, मुग मराठास रखेंगे। और सरदेशमुखी एंड एडिशनल 10% ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, 10% रिवेन्यूज का एडिशनल 10% उसको सरदेशमुखी बोलते थे। ठीक है, उससे पहले जो राफी उद्दीन दराजत, तो राफी उद्दीन दराजत थे ना, इन्होंने मराठाओं को अधिकार दे दिया था सरदेश और चौथ देने के लिए, मतलब सरदेश और चौथ इकट्ठा करने के लिए अधिकार दे दिया था मराठाओं को। बट उसके बाद फारुखसियार ने इसको रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि आप ये सरदेश और चौथ इकट्ठा नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ कि सिख और मराठा मिल गए अगेंस्ट द मुगल्स। उन्होंने उनके खिलाफ आत्मीयता इकट्ठी कर ली। ठीक है, इनके बाद बीच में आत्मीयता हो गई सिखों और मराठाओं के बीच में अगेंस्ट द मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस मुगल शासक ने पेशवा बाजीराव विश्वनाथ को
मराठा भूमि पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति दी थी? ऑप्शंस हमारे पास है फारुखसियार, राफिदुर्राज, राफिद-उद-दराज, राफिद-उद-दौला या फिर मोहम्मद शाह। आंसर इसका हो जाएगा राफिद-उद-दराज। राफिद-उद-दराज ने बालाजी विश्वनाथ को मराठा भूमि पर चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति दे दी थी, बट इसके बावजूद मतलब इन्होंने दे दी थी। उसके बाद फारुखसियार आए थे और फारुखसियार ने मराठा भूमि पर मराठाओं को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने की अनुमति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद में मराठा सिखों के साथ मिले थे मुगलों के खिलाफ। ठीक है, मुगलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशन भोगी बना था? ऑप्शंस हमारे पास है अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह। आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला पेंशन भोगी बना था। इनको 26 लाख दी जाती थी पर एनम पेंशन आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद में शाह आलम द्वितीय इनका पपेट बन गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी बन गया था। ठीक है, इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई थी। तो बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और हुई कब थी? 1764 में हुई थी। और शाह आलम द्वितीय को पेंशन कब मिलनी शुरू हुई? इसके बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। 1765 में। इसके बाद शाह आलम द्वितीय को पेंशन का के लिए किया गया कि आपको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और सभा की सारा कारोबार ईस्ट इंडिया संभालेगी। मुगल का जो साम्राज्य है वह ईस्ट इंडिया संभालेगी, इसकी मिलिट्री वगैरह जो भी सब कुछ है ईस्ट इंडिया के हाथों में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के पतन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल के कुलीन अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध ने कुलीनता को पतित कर दिया, जिससे मुगलों का पतन हो गया। प्रशासन के अत्यधिक विकेंद्रीकरण के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। और कौन सा कथन सही है? ए केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, ना तो वन और ना तो टू। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी, वन और टू दोनों, दोनों ही सही है। मुगलों के जो उत्तराधिकारी है उनके बीच में आपस में युद्ध चल रहे थे। आपस में युद्ध की कोई थ्रोन मतलब कि उसका जो साम्राज्य कोई मतलब जो सान होते थे, उत्तराधिकारी होते थे, उसके बीच में उनके बीच में युद्ध चलता रहता था पावर को गेन करने के लिए, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य क्या है का पतन हो गया। और इसका डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर डिसेंट्रलाइज्ड था। उसके जो नोबल्स थे, ठीक है, नोबल्स थे वो संभालते थे जमीन को। और इसके बाद में जब मुगल पावर कमजोर होती गई कि मुगल पावर्स वीक होती गई, तो नोबल्स ने यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी इसका कारण है। तो दोनों ही सही है, वन और टू दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नूरजहां का दामाद कौन था? सन इन लॉ कौन था? ऑप्शन है खुरम, नाजिम, अब्दुल या फिर शहरयार। आंसर इसका हो जाएगा शहरयार, इनका दामाद था। और इसके बाद में नूरजहां ने शहरयार किसका सन है? सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर का सन है, और नूरजहां का बेटा है वो। और जहांगीर की डेथ के बाद में नूरजहां ने शहरयार को बोला था कि वो थ्रोन को गेन करे, मतलब कि अपने गद्दी को संभाले। बट शहरयार का जो ब्रदर था शाहजहां, उन्होंने इसके साथ में युद्ध किया। ठीक है, और इनको थ्रोन से हटाकर खुद थ्रोन पर बैठ गए। तो शहरयार नेक्स्ट मुगल किंग बना था, और शाहजहां नेक्स्ट मुगल किंग बना था और शहरयार को हरा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मुगल नेता बाबर ने मूल रूप से उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। क्यों आक्रमण किया? ऑप्शंस है, एक, शिया मुस्लिम राज्य बनाने के लिए, क्योंकि वह मध्य एशिया में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ थे, दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने के लिए, अपने पुराने दुश्मन दिल्ली के सुल्तान को हराने के लिए। तो ऑप्शन इसका आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि वह मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में अपने जो एम्बिशियस लक्ष्य है, अपनी एम्बिशियस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, महत्वाकांक्षी लक्ष्य मतलब सेंट्रल एशिया में वो जीत प्राप्त नहीं कर सके, जिस कारण से उसको नया बेस चाहिए था ताकि वो अपनी पावर को एक्सपैंड कर सके। ठीक है, तो मुगलों जैसे ही दिल्ली सल्तनत, अभी दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी आ गई थी और दिल्ली सल्तनत वीक होती जा रही थी, अपनी इसकी पावर वीक मतलब पावर खत्म होती जा रही थी, वीक होती जा रही थी, जिससे कि बाबर को ये एक अच्छा मौका लगा कि हम यहाँ पर इंडिया पर हमला करें और मेरा एम्पायर बढ़ जाएगा और इसकी पावर बढ़ेगी। तो इसी कारण से बाबर ने हमला किया था दिल्ली पर, इंडिया पर हमला किया, उत्तरी भारत पर हमला किया ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके और अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब फर्स्ट उसके बाद में जब भी बाबर ने लड़ाई की तो कौन सी लड़ाई की थी? पानीपत की, 1526 में की थी। कौन से थे? इब्राहिम लोधी। इसके साथ की थी, ठीक है, इब्राहिम लोधी के साथ की थी पानीपत की लड़ाई। तो उसके बाद में बाबर ने इंडिया को मतलब इंडिया पर राज किया, बट उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं इनके सन आए और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया। उसके बाद देन शेरशाह सूरी की डेथ हो गई, फिर हुमायूं ने फिर से हमला किया था इंडिया पर, ठीक है, 1555 में। तो देन हुमायूं ने थ्रोन को ले लिया, देन उसके बाद में अकबर आया, इससे इससे क्या है, मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हमारे पास है, हिंदू और सिखों के लिए धार्मिक सहिष्णुता, एक, साम्यवादी धर्म जिसे ईश्वरीय आस्था कहा जाता है और सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर देता है, क्षेत्रीय प्रांतों में नियुक्त मंत्रियों के साथ एक केंद्रीय प्रशासनिक संरचना, भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा और बुनियादी अधिकार। आंसर इसका हो जाएगा, भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा और बुनियादी अधिकार ये नहीं था। और बाकी सारे ऑप्शन सही है, हिंदुओं और सिखों के लिए धार्मिक सहिष्णुता ये भी सही है, उन्होंने अपनाया था। अकबर ने ये सारी चीजें अपनाई थी जिससे उसके उनके राज्य में पीस स्थापित हो सके। और साम्यवादी धर्म जिसे दीन इलाही भी बोला जाता है, दीन इलाही मूवमेंट उन्होंने चलाया था, सभी धर्मों में से एलिमेंट इकट्ठे, अच्छी अच्छी बातें एलिमेंट्स इकट्ठे करने और उनको अपनाना, ठीक है। और उसके बाद में क्षेत्रीय प्रांतों में मंत्रियों के साथ केंद्रीय प्रशासनिक संरचना करना, सेंट्रलाइज्ड प्रशासन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, ये भी उन्होंने अकबर ने किया था, ठीक है। तो सेकंड डी ऑप्शन गलत है, भारतीय महिलाओं के लिए शिक्षा और बुनियादी, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल सम्राट औरंगजेब से संबंधित है? ऑप्शंस है, कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, या हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए, धार्मिक सद्भाव के युग की अध्यक्षता की। आंसर इसका हो जाएगा, कई हिंदू मंदिर को मस्जिदों से बदल दिया, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम थे, ठीक है। और ये अपने हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक मतलब मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे और ये चाहते थे कि सभी मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाए और ये बाकी सभी धर्मों के प्रति इनटॉलरेंट थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इनके अभी इनटॉलरेंट थे सभी रिलीजियस के प्रति, क्योंकि जो इंडिया है वो सभी धर्मों के लिए जाना जाता है, अगर ये सभी धर्म नहीं इन्होंने अपनाए तो ये एक उनका कारण रहा था सबसे बड़ा, जिससे मुगल साम्राज्य पतन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। इनके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह सैयद बंधुओं के हाथों की कठपुतली था? ऑप्शंस है मोहम्मद शाह, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली या फारुखसियार। आंसर हो जाएगा फारुखसियार। ठीक है, तो फारुखसियार है वो पपेट्स ऑफ हैंड सैयद ब्रदर का कठपुतली था, हाथों की कठपुतली थी। और फारुखसियार ने कब से कब तक रूल किया है? 1713 टू 1719 तक रूल किया है। और इसके इनके टाइम पर सैयद ब्रदर ब्रदर मोपलाइज्ड करते थे, मतलब स्टेट पर पावर को मोपलाइज्ड करते थे। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति बहुत असहिष्णु था। वह उसने 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के साथ शांति स्थापित की। निम्नलिखित दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शंस है केवल वन, केवल टू, वन और टू दोनों, ना तो वन और ना तो टू। आंसर इसका हो जाएगा केवल टू। ठीक है, उन्होंने 10वें सिख गुरु के साथ में शांति स्थापित की थी, ये तो सही है, बट ये गलत है कि हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति असहिष्णु था, ये गलत है। ठीक है, बहादुर शाह वन, जिसको बहादुर शाह भी बोला जाता है, ये औरंगजेब का सन था। ठीक है, और कब से कब तक रूल किया? 1707 से लेकर 1712 तक इन्होंने रूल किया। और 10 सिख गुरु के साथ में पीस स्थापित की। और औरंगजेब की पॉलिसी को उन्होंने रिवर्स किया। जो औरंगजेब ने पॉलिसीज अपनाई थी ना, तो इनका इनको बिल्कुल उल्टा किया कि अभी जो औरंगजेब ने अगर कट्टर ही मुस्लिम्स को अपनाया था, तो थोड़ा सा उसके प्रति इनमें बदलाव था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली दरबार में राजनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, रसाई बहुत शक्तिशाली हो गए, कभी कभी तो मुगल सम्राट से भी अधिक प्रभावशाली हो गए। मराठाओं और राजपूतों के रसइयों द्वारा चुनिंदा रूप से पसंद किया गया। मुगल सम्राट ने अपने ही रसइयों की कठपुतली बन गए, जो बदले में राजा निर्माता बन गए। निम्नलिखित गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल वन और थ्री, केवल टू और थ्री, या वन टू और थ्री। तो आंसर इसका हो जाएगा, तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। क्योंकि उनके जो नॉबल्स थे, जिसको रसई बोलते हैं, नॉबल्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे, कभी कभी मुगल सम्राट से अधिक प्रभावशाली थे, ये भी सही है। और मराठा और जो राजपूतों के नॉबल्स थे, मराठा और राजपूतों के नॉबल्स थे, वो अपनी पावर को एक्सपैंड करना चाहते थे। ठीक है, और वो ज्यादा उनको जो मराठा और राजपूतों के नोबल्स थे, उनको लोग ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, हिंदूज थे। और मुगल सम्राट ने अपने ही रसाइयों, ये तो सही है कि जो आप उनके खुद के नॉबल्स थे ना, वो नॉबल्स डिसाइड करते थे कि नेक्स्ट किंग मुगल एम्पायर का कौन बनेगा। ठीक है, तो इससे वो अपने नॉबल्स की कठपुतली बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे? ऑप्शन, औरंगजेब की सक्रिय धार्मिक नीतियां, राजपूतों के साथ गठबंधन, मराठों का उदय, रसाइयों के बीच आपसी लड़ाई। निम्नलिखित दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन से केवल वन, टू और थ्री, केवल वन, थ्री और फोर, केवल टू और थ्री, वन, टू, थ्री और फोर। आंसर इसका हो जाएगा वन, थ्री और फोर, ये आंसर हो जाएगा। राजपूतों के साथ के साथ गठबंधन, ये गलत है, ये कारण नहीं रहेगा कि राजपूतों के साथ उनका गठबंधन हो गया इसी कारण से उनका पतन, ये नहीं है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, ठीक है, संक्रिय धार्मिक नीतियां, ये सही थी कि उन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति वो इनटॉलरेंट रहे हैं, इसी कारण से थोड़ा सा पतन का ये भी कारण है, बहुत बड़ा कारण है, थोड़ा सा नहीं। और मुगलों का उदय, मराठाओं का उदय, ये भी है। और नॉबल्स के बीच में लड़ाई, दिस इज ऑल्सो द कारण, मतलब ये भी एक रीजन रहा है कि रसइयों के बीच आपसी लड़ाई
हुई जिसी कारण से कि मुगलों का पतन हुआ। तो ये तीनों कारण है, बाकी ये राजपूतों के साथ ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में उभरे क्षेत्रीय राजाओं में से एक नहीं था? ऑप्शन है बंगाल, अवध, काबुल या फिर हैदराबाद। आंसर इसका हो जाएगा काबुल। काबुल नहीं था, क्षेत्रीय राजा ये नहीं था। अवध, बंगाल, हैदराबाद ये थे, इनके नोबल्स ने खुद का राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तो ये तीनों आंसर है, काबुल नहीं है। यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।